आज हम चैप्टर 6 त्रिभुज में एक दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो त्रिभुजों की समरूपता के ऊपर आधारित है। इसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं कि जो त्रिभुजों की समरूपता होती है वो हम कैसे पता लगाते हैं कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो बहुभुज होते हैं जिसके अंदर दो से अधिक भुजाएं होती हैं उसकी समरूपता के लिए संगत कोण बराबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी है कि जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात अर्थात समानुपाती होना चाहिए। अब क्योंकि जो त्रिभुज होता है ये भी एक बहुभुज ही है, क्योंकि इसके अंदर भी दो से अधिक भुजाएं हैं यानी कि 3 भुजाएं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम त्रिभुज की समरूपता के लिए भी बहुभुज की जो दोनों स्थितियां हैं, कंडीशन है, वो दोनों लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ऐसे करेंगे तो जो त्रिभुज की समरूपता होती है उसमें हम लिखेंगे कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उसके अंदर ये दो कंडीशन आ जाएं। पहली कौन सी है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन ये बन जाए। दूसरी कंडीशन बननी चाहिए संगत भुजाएं एक ही अनुपात का मतलब होता है अर्थात समानुपात होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन लागू हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास दो स्थितियां हैं। अगर कोई दो त्रिभुज है और उनके संगत कोण बराबर हैं और उनकी भुजाएं एक ही अनुपात में है तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है। इसके बाद हमारे पास त्रिभुज की समरूपता को ध्यान में रखते हुए कुछ और परिणाम है जिसके बारे में हमें चर्चा करना है, जो त्रिभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी सहायता करेगी। वो परिणाम हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आजकल इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय अर्थात थेल्स प्रमेय क्या होता है। तो अब हम जो समझेंगे वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये एक प्रमेय है। इसको आजकल एक नए नाम से जाना जाता है। आजकल हम इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय, दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलें या फिर थेल्स प्रमेय बोलें, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब ये हमारे थेल्स प्रमेय हैं। अब हम समझते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या होता है और उसको सिद्ध भी करेंगे। तो ये प्रमेय है 6.1। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक
भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। काफ़ी बड़ी प्रमेय आपको दिख रही होगी, लेकिन ये इतना बड़ा है नहीं। मैंने लाइन छोड़ के लिखा इसलिए थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा। अब इसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो यदि किसी त्रिभुज की, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, मैंने एक त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, ये एक त्रिभुज लिया है, इसका नाम लिख देते हैं ABC। तो अब कह रहा है कि एक भुजा के समांतर, अब मान लीजिए मैं इस भुजा के समांतर जो है, कोई भी भुजा ले सकते हैं आप, AB ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, BC ले सकते हैं। मैं इस BC के समांतर जो है एक रेखा खींच रहा हूं। ये मैंने रेखा खींचा और मैंने ये जो रेखा खींचा इस प्रकार से खींचा है कि वो BC के समांतर है। और इस प्रकार से अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं? अगर मैंने ये रेखा इसके समांतर खींचा है तो अन्य दो भुजाएं ये वाली हैं। तो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर काटता है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। कौन सी? ये रेखा। तो मान लेते हैं ये D हो गया और ये E हो गया। यहाँ पर ये रेखा इन दोनों रेखाओं को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काटता है। तो अगर ऐसा है तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, यानी कि ये भुजा और ये भुजा, ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि AD बटे में DB। तो यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ। यदि DE यानी कि ये रेखा समांतर है BC के, अगर ऐसा है तो क्या होता है? तो ये जो रेखा है AB और AC, ये दोनों एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब AD ये बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC के। तो यही है हमारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय, यही हमें बताता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इस पूरे प्रमेय का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि अगर हम कोई रेखा खींचते हैं इस प्रकार से, जो कि एक रेखा अन्य दूसरी रेखा के समांतर है, तो अब आप इसको समझिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी किसके समांतर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो मैंने खींचा तो अन्य दो भुजाएं जो हैं दो बिंदुओं पर, यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं दोनों, मतलब ये रेखा। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं, यानी कि ये रेखा और ये रेखा। इस प्रकार से AD बटे में DB बराबर होता है AE बटे में EC के।
तो यही है हमारा थेल्स प्रमेय। इसी को ही अब हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, क्योंकि ये पेपर में सिद्ध करने के लिए भी आता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। तो मैं सीधा इसको सिद्ध करूंगा। हमारे पास जब इसको हम सिद्ध करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ABC में DE समांतर दिया है BC के, और सिद्ध करना है कि AD बटे में DB बराबर है EE बटे में EC के। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम इसी त्रिभुज को लेके सिद्ध कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसी त्रिभुज में ही कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BE और DC को मिला देंगे इस प्रकार से, ये हमें करना पड़ेगा। तथा BE और DC को मिलाइए। इसको मिला दिया गया है। और उसके बाद मैंने इस बिंदु D से इस AC के ऊपर लंब खींचा है। ये रचना कर देंगे हम, एक रचना करना है। और फिर बिंदु E से हम AB पर लंब खींचेंगे। ये भी आपको रचना के रूप में ही करना है, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो मान लीजिए ये है हमारा M और ये है N। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो आप रचना में भी लिख सकते हैं इसे, कि ये जो DM है ये चीज़ वो लंब है, ये लंब का निशान होता है। DM जो है ये लंब है किसके ऊपर, AC के ऊपर। तो ऐसे लिखेंगे। और इसी प्रकार से जो EN है, EN लंब है AB के ऊपर। तो इस प्रकार से ये लिखा गया है। अब हम यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करके हम इसको सिद्ध करेंगे। अब इसको हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल को हम एरिया बोलते हैं और क्षेत्रफल को दर्शाने के लिए हम AR का प्रयोग करेंगे। AR का मतलब एरिया हो जाएगा, और कोई भी त्रिभुज जो ABC रहेगा बराबर 1/2 गुणा जो भी आधार रहेगा बेस और उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट। अभी तो बस मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि मैं इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इस सवाल को, इस प्रमेय को सिद्ध करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर इस त्रिभुज के अंदर एक एक करके जो भी हमें ज़रूरत है इसको सिद्ध करने के लिए वो सब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे।
त्रिभुज ADE का, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे ही करना है। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे ADE का। तो ऐसा करते हैं कि एरिया ब्रैकेट में त्रिभुज ADE बराबर फॉर्मूला है 1/2 गुणा बेस इंटू हाइट, मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है। अब ADE में बेस अगर हम AD को मान लें, मान क्या लें, हैवी, और हाइट क्या मान लें इसकी, ये EN, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से हम दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से त्रिभुज का, इसका DEB का क्षेत्रफल। अब हम त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालते हैं, एरिया त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर आएगा 1/2 गुणा। तो अगर हम DEB लेंगे तो इस त्रिभुज के अंदर हमें जो आधार मिलेगा वो ये मिलेगा DB। तो DB आधार हो गया। ऊंचाई अगर आप इसकी देखेंगे, इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो भी यही रहेगी EN। इतना आपको समझ होना चाहिए। ये हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर हमारे पास और भी त्रिभुज हैं, उन सबका भी एरिया हमें निकालना है। इसी प्रकार से निकाला जाएगा। मान लीजिए अब हम DEC का एरिया निकालेंगे और एक बार फिर से इसी त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ जो हमें करना है। वो इसी प्रकार से है, यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार एरिया फिर से निकालेंगे हम किसका, ADE का। ADE का बराबर आएगा 1/2 गुणा आधार। इस बार जो हम इस ADE का एरिया निकाल रहे हैं इसका आधार ये वाला लेंगे। कौन सा, AE, और ऊंचाई कौन सा लेंगे, DM। ये भी तो हमारा है ना, इसलिए तो AE इसका आधार हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा इसका DM। इस प्रकार से तो ये हमारा हो गया। और हम इसी प्रकार से ये जो DEC है इसका भी एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, और एरिया किसका, इसका DEC का एरिया, DEC का एरिया। तो जब हम DEC का एरिया निकालेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला है DEC का, जब आप एरिया निकालेंगे, क्योंकि ADE का तो एरिया निकाल दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब हम DEC का निकाल रहे हैं। तो DEC में जो आधार है वो है EC। तो यहाँ पर आप लिखेंगे EC, और जो इसकी ऊंचाई रहेगी वो आपका DM रहेगा। आप देख सकते हैं DM। तो इस प्रकार से हमने इसमें इस प्रकार से एरिया निकालना है। एक बार इस त्रिभुज का निकालेंगे, उसके साथ में DEB का निकालेंगे, और एक बार फिर से हम ADE का निकालेंगे, जिसमें कि आधार इसको लेंगे, ऊंचाई इसको लेंगे, और फिर DEC का एरिया निकालेंगे। अब हम इनको बटे में रखेंगे। बटे में रखने का मतलब है कि इन दोनों को बटे में रखिए, और उसके बाद इन दोनों को भी बटे में
रखिए और देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अतः इसको बटे में रखने का मतलब है एरिया ADE बटे में आ जाएगा एरिया कौन सा DEB के बराबर। अगर हम इसको बटे में रखेंगे तो हमें ये भी बटे में लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 गुणा ये आ जाएगा AD गुणा में EN और इसके बटे में आएगा 1/2 गुणा ये बनेगा DB गुणा में EN यही है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए कि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा और ये बचेगा क्या AD बटे में DB हमारा बच जाएगा और यहाँ पर आएगा एरिया ADE बटे में आएगा एरिया DEB के। तो आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत आगे भी पड़ने वाली है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों का जो एरिया था इसको बटे में रखेंगे इन दोनों को। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार आप इसका लीजिए एरिया ADE बटे में एरिया DEC बराबर इसका एरिया का फॉर्मूला आप ऊपर लगाइए 1/2 गुणा AE गुणा में DM और इसका आ जाएगा 1/2 गुणा EC गुणा में DM। इसमें भी 1/2 से 1/2 कट जाएगा, DM से DM कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा AE बटे में EC आ जाएगा इस प्रकार से। और यहाँ पर आएगा हमारा एरिया ADE बटे में एरिया DEC के और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 2 रहेगा। अब यहाँ पर हम एक प्रमेय यूज़ करेंगे जो कि 9th क्लास का है। आप थोड़ा सा याद कीजिए, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर दो त्रिभुजों का एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपस में बराबर होता है। ये एक प्रमेय है जिसका प्रयोग हमें इस सवाल को सिद्ध करने में करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ उस चीज़ को यहाँ पर कि मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज मतलब कि जैसे मान लीजिए ये समांतर रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, कि अगर हम इसी समांतर रेखा के बीच में एक त्रिभुज बना दें इस प्रकार से, मतलब ये और ये समांतर रेखाएं हैं, मैंने इस आधार पर एक एक त्रिभुज बना दिया है और इसी ये आधार है, इसी आधार पर मैंने एक और त्रिभुज बना दिया ये वाला। तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं, कौन सा ये वाला त्रिभुज, दूसरा ये वाला त्रिभुज, दोनों ही त्रिभुजों का जो आधार है वो एक ही है यहाँ से यहाँ तक और दोनों ही दो समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। तो प्रमेय कहती है कि दोनों का एरिया बराबर होगा, मतलब कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये 9th क्लास का प्रमेय है जिसका प्रयोग भी हमें यहाँ पर करना है। अगर हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर कम समझ में आएगा। आप इसका प्रयोग कीजिए और इस बात को समझिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो मैं इसी प्रमेय का प्रयोग करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए इसको ध्यान से। ऐसा मैं इन दोनों त्रिभुजों में करूँगा, DEB और DEC में। कैसे, देखिए आप
कि DE और BC समांतर रेखाएं हैं। अब आप दोनों त्रिभुजों को देखिए, DEB को देखिए और DEC को देखिए। तो एक ही आधार तो इनका DE है और दो समांतर रेखाएं ये दोनों हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः या इसलिए एरिया किसका? DEB का, DEB का एरिया बराबर हो गया DEC के, एरिया DEC के बराबर है ये। इस पर में से आप ऐसा कह सकते हैं। और ये मान लीजिए समीकरण 3। अब आप इन दोनों समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इनको ध्यान से प्रयोग कीजिए और अब ये सिद्ध हो चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1, 2 और 3 से। अब आप देखिए समीकरण 1 को देखिए, समीकरण 2 को देखिए। ADE ऊपर है, यहाँ पर भी ADE ऊपर है। नीचे वाला जो DEB है और इसके नीचे जो DEC है, इनका भी एरिया बराबर हो चुका है। तो अगर ADE और ADE ऊपर वाला बराबर है और नीचे वाला जो DEB और DEC हमने इनका एरिया भी बराबर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा तो ये आप इसके बराबर लिख सकते हैं। तो ऐसा हम समीकरण 1, 2 और 3 से कह सकते हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से, जो हमारा AD है बटे में DB बराबर है EE बटे में EC के। यही हमें सिद्ध करना था। एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, यही हमें सिद्ध करना था और ये यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से हम इस थेल्स प्रमेय को सिद्ध कर चुके हैं। यही है हमारा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये पेपर में सिद्ध करने के लिए जरूर आता है। हमारे पास एक और प्रमेय है, 6.2 है ये। और ये जो प्रमेय है ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, यानी कि थेल्स प्रमेय का उल्टा है ये। मैं उसको भी बता देता हूँ कि जो थेल्स प्रमेय का विलोम है वो क्या है। ये जो हमारा थेल्स प्रमेय अभी हमने सीखा, इसका उल्टा भी होता है, यानी कि थेल्स प्रमेय का विलोम। अब हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। विलोम क्या कहता है? ये जो हमारी प्रमेय है वो है 6.2। ये कहता है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की
दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमारा यहाँ पर थेल्स प्रमेय का उल्टा है। ये अब ये क्या कहना चाहता है, ये सिर्फ इतना कहना चाहता है कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से ए बी सी, ये त्रिभुज है। अगर यदि ये कंडीशन है, यदि एक रेखा खींची जाए, यदि एक रेखा, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई है, यदि एक रेखा यानी कि ये वाली रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी कि ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित कर दे तो वो जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। इसका मतलब यदि ऐसा है, क्या है कि ए डी बटे में डी बी, अगर ए डी बटे में मैंने इसको बी डी लिख दिया है, आप डी भी लिख सकते हैं, बराबर है ए ई बटे में ई सी के, यानी कि ये बटे में ये बराबर है ये बटे में ये। अगर ऐसा है तो ये जो डी ई है समांतर है बी सी के। ये हमारा प्रमेय कहना चाहता है। तो यही कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यानी कि इस भुजा को और इस भुजा को एक ही अनुपात में यानी कि ये और ये अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा यानी कि ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये हमारा प्रमेय के कहने का मतलब है। ये हमारा प्रमेय कहना चाहता है कि यदि ये कंडीशन पहले बन जाती है तो फिर ये जो डी होता है वो बी सी के समांतर होता है। और इसका उल्टा हमारा थेल्स प्रमेय क्या था कि अगर ये समांतर है तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। और यहाँ उल्टा हो गया है कि अगर एक ही अनुपात में विभाजित है तो जो रेखा है डी वो बी सी के समांतर रहेगी। यही हमारा प्रमेय है, एक दूसरे का विलोम है ये। तो इन दोनों प्रमेय का प्रयोग हम इस एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे। और अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज 6.2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है करने के लिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि आकृति जो 1 और 2 हमें दोनों बना हुआ है कि डी ई जो बीच में आपको दो लाइनें खींची समांतर लाइन, समांतर कहते हैं इसको, कि डी समांतर है बी सी के। तो हमें पहले पॉइंट में ई सी निकालना है, दूसरे पॉइंट में ए डी ज्ञात करना है। आप सवाल को ध्यान से देख लीजिए। इस पॉइंट में हम पहले पॉइंट में तो ई सी निकालेंगे, दूसरे पॉइंट में ए डी निकालेंगे। तो ये सवाल है, मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। तो पहला पॉइंट हमने लिया और इसके अंदर हमें दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं। जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे, इसके अंदर दिया है कि ये जो डी ई है, डी ई वो समांतर है किसके, बी सी के। तो अगर ऐसा है तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है, वो कहती है कि जो ए डी है
बटे में हो जाता है किसके, डीबी के, और बराबर हो जाता है एई बटे में ईसी के। ये जो मैंने लिखा ये आपका थेल्स प्रमेय है, जो 6.1 है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से मैंने ये बात यहाँ पर लिख दिया है कि अगर डीई समांतर है बीसी के तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब अगर ये कंडीशन बन जाएगी तो एडी का मान हमें दिया हुआ है कितना, एडी का मान है 1.5, डीबी का मान है 3, ई का मान है 1 सेंटीमीटर और ईसी का निकालना है। तो मैंने वहां से देख के मान रख दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर लेते हैं। तो 3 की गुणा 1 में कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा। मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब इन दोनों की गुणा होगी तो ईसी की गुणा हो जाएगी किसमें, 1.5 में। जब ईसी को निकालेंगे तो 3 जो गुणा में है वो बटे में आएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। जब नीचे से दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो अब ये सिर्फ 15 है। अब आप 15 से काट दीजिए, सॉरी 15 से नहीं कटेगा, 5 से काट देते हैं। तो 5 तियां 15, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट जाएगा और इसी आ जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से हम सेकंड पॉइंट भी सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में भी यही है। इसमें भी कह रहा है, जब आप इसको हल करेंगे तो इसमें भी हमें दिया है, इसमें भी यही दिया हुआ है कि डीई समांतर है बीसी के। तो जो थेल्स प्रमेय बनेगा वो एडी बटे में डीबी बराबर होता है ई बटे में ईसी के। ये थेल्स प्रमेय है, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये जो लिखा गया है वो थेल्स प्रमेय है। अब मान रखते हैं और हल करते हैं। तो एडी का मान हमें ज्ञात करना है, ये पता नहीं है। डीबी हमें दिया हुआ है 7.2, 7.2 लिखेंगे। एई दिया है 1.8 और ईसी दिया है 5.4। बस ये हमें दिया है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से होगा ये। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये सॉल्व जब होगा तो एडी की गुणा 5.4 में हो जाएगी। एडी की गुणा 5.4 में होगा। इसी प्रकार से 7.2 की गुणा 1.8 में होगा। 7.2 की गुणा 1.8 में होगा। तो अब यहाँ पर जैसे ही हम एडी निकालने जाएंगे तो 7.2 इंटू 1.8 ये गुणा में है, बटे में जाएगा। पॉइंट से पॉइंट आप काट सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट जो है एक डिजिट पे लगा था। आप इसको भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देखते हैं कौन सी टेबल से ये कटेगा। या एक बार इसको लिख लेते हैं। एडी बराबर आ जाएगा 72 गुणा में 1.8 और नीचे 54। अगर इस पॉइंट को हटा दे नीचे 10 लगा देंगे। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 दूनी होता है, 9 दूनी 18 होता है और 9 छिक 54 होता है। अब 2 से काट देंगे अगर इसको तो 2 तियां 6 बन जाएगा। 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो ये जो हमारा एडी है वो मिलेगा 24 और इधर वाला तो खत्म हो चुका है। नीचे कितना बचा है, नीचे बचा है 10। तो अब आप 24 को 10 से भाग कर दीजिए तो 2.4 सेंटीमीटर हमारा आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया है। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। और सेकंड पॉइंट में क्या करना है,
इसको समझते हैं। इसमें लिखा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ और क्यू आर समांतर हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ और समांतर है क्यू आर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दिया है, इन तीनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या दिया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हल करेंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि हमें एक त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, इसको बना लेते हैं। ये हमारा त्रिभुज है पी क्यू आर, यहाँ लिखते हैं पी क्यू आर और फिर पी क्यू पी आर पर स्थित बिंदु हैं ई और एफ, यानी कि इस पी क्यू के ऊपर और पी आर के ऊपर 2 बिंदु हैं। पी क्यू के ऊपर है ई बिंदु और इसके ऊपर है ई एफ बिंदु। अब हमें बताना है कि स्थिति में ये जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर है या नहीं। अब हमें जो भी मान दिया हुआ है उसको रखते हैं पहले पॉइंट में। ये जो है पहला पॉइंट हल किया जा रहा है, पहला पॉइंट है ये। इसमें हमें पीई दिया हुआ है 3.9, पीई दिया है 3.9 सेंटीमीटर, PQ दिया है 3 सेंटीमीटर, PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये हमें दिया हुआ है सवाल में और बताना है कि क्या ये जो EF है वो QR के समांतर है। तो ऐसा बताने के लिए हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कि जो हमारा PE बटे में EQ है वो कितना है। तो PE का मान आए, PE बटे में EQ आ जाएगा 3.9 बटे में 3, दशमलव हटाएंगे तो आप बटे में 10 लिखेंगे और 3 से काट देते हैं, 3 कम 3, 3 3 9, तो यह आएगा 13 बटे में 10 और इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। अब हम PF और FR का मान ज्ञात करते हैं। तो PF का मान कितना है 3.6 और FR का मान है 2.4। पॉइंट से पॉइंट काट के इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 6 36, 6 चौक 24, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो यह आया 3 बटे 2, समीकरण 2 है ये। तो आप देखेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं आया है। यहाँ पर ये जो मैंने इस भुजा को और इस भुजा को लिया है, इन दोनों को बटे मतलब मैंने इन दोनों भुजाओं में थेल्स प्रमेय लगाया है। इन दोनों को बटे में मान ज्ञात करा, 13 बटे 10 आया। इन दोनों को बटे में रखा, मान ज्ञात करा, 3 बटे 2 आया। अगर बराबर आ जाता है तो फिर ये जो EF है वो इसके समांतर हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि बराबर नहीं आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि समीकरण 1 व 2 से क्या है कि जो PE बटे में EQ है वो बराबर नहीं आ रहा है किसके, PF बटे में FR के। अतः
अतः जो हमारा EF है वो समांतर नहीं है QR के। EF समांतर QR, EF समांतर QR नहीं है, नहीं है, ये कहने का मतलब है कि ये दोनों समांतर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाता तो हम कहते हैं है। सेकंड पॉइंट में हल करके दिखाता हूँ। इसमें भी हमें एक त्रिभुज बनाना है, वैसे ही बिल्कुल जैसे पहले में बनाया था। इसमें भी ऐसे ही लेना है और नाम भी वही है, PQR। 2 पॉइंट लेना है, EF। अब हम सवाल में देखते हैं कि हमें क्या क्या मान दिया है। तो PE दूसरे पॉइंट में PE दिया है 4 सेंटीमीटर। इसको ध्यान से लेते हैं, कहीं पॉइंट में हो तो फिर दिक्कत आएगी। PE 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और QE 4.5 है, 4.5 है ये। PF 8 है और RF 9 है। तो ये हमें मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आप इसको देख सकते हैं, हमें दिया हुआ है। इसमें भी आप वैसे ही निकालिए, थिल्स प्रमेय का प्रयोग कीजिए और जब आप निकालेंगे तो PE बटे में EQ को पहले निकालिए। तो PE का मान है 4 और EQ का मान है 4.5। अब अगर इसको देखा जाए क्या ये कट जाएगा, तो देख लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 नीम 45। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 बटे में 9। तो ये आ गया हमारा, ये आगे कटेगा नहीं। तो ये आपका समीकरण 1 बन चुका। अब आप इन दोनों को बटे में लीजिए, PF बटे में FR। PF बटे में FR बराबर, PF का मान 8 है, FR का मान 9 है, तो 8 बटे में 9 आया। ये आगे हल नहीं होगा, तो ये समीकरण 2 है। तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर आ गया है, दोनों बराबर आ गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि समांतर है। तो आप यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण 1 व 2 से ये जो हमारा PE बटे में EQ है, PE बटे में EQ है, वो बराबर आ गया है किसके, PF बटे में FR के आ गया है। अतः आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा EF है वो समांतर है। EF समांतर किसके है, QR के। ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि बराबर आ गया है इस बार, इसलिए ऐसा है। इसी प्रकार से हमें तीसरा पॉइंट भी हल करना है, थर्ड पॉइंट भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें भी हमें त्रिभुज यही रहेगा, त्रिभुज यही है आपका PQR। 2 बिंदु है EF, और इसमें हमें जो मान दिया हुआ है उसको देखते हैं। PQ दिया है 1.28 सेंटीमीटर, PQ का मान दिया हुआ है, यानी कि इस बार हमें इस पूरे का मान दे दिया है। और फिर PR, इस पूरे का मान दिया है 2.56। PE दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है ये 0.18 है। और इसी प्रकार से हमें फिर PF का मान भी दिया है, कितना, 0.36। तो ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें इस मान को निकालना पड़ेगा, किसका मान, EQ का मान निकालना पड़ेगा। तो अगर हम EQ का मान निकालना चाहते हैं तो ये जो हमारा PQ है, इस PQ में से हमें इस PQ में से PE को माइनस करना पड़ेगा। तो हमें PQ का मान क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है, ये दिया है 1.28 माइनस
पी का मान 0.18 है। अगर इसको माइनस कर दें तो हमारा EQ निकल जाएगा। तो माइनस करके देख लेते हैं कितना आएगा कि 1.28 में से हमें 0.18 को माइनस करना है। तो ये आएगा 0.2 में से करेंगे 1.1, तो ये मिलेगा। पॉइंट के बाद इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर 1.1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें FR का भी मान निकालना पड़ेगा। तो जब FR का मान निकालेंगे तो हमें फिर से PR में से इस PF को माइनस करेंगे। तो PR माइनस करेंगे PF के। तो PR का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, बल्कि कितना है? 2.56 दिया हुआ है, 2.56। और फिर PF का मान 0.36 है। इसको भी माइनस करके देखते हैं और हमें क्या मिलता है, इसको भी देखते हैं। तो जब हम इसको घटा देंगे तो हम 2.56 में से घटाएंगे 0.36, तो मिलेगा हमें 0.5 में से 3 करेंगे 2.2। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो ये 2.2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो भुजाओं की ये जो हमारा PE, EQ, PF और FR था, इसका मान निकल चुका है। तो अब हम इसको रख सकते हैं थेल्स प्रमेय में। तो जब आप थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो PE बटे में EQ निकलेगा कितना? PE का मान 0.18, EQ का मान 1.1। तो ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना लिखेंगे? क्योंकि 2 डिजिट पे है तो 100 आएगा। नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर नीचे 1 डिजिट पे था तो 10 लिखेंगे। तो ये आएगा 18 गुणा में 10 बटे में आएगा 11 गुणा में 100। ये आ जाएगा हमारा। अब इसको हल करके देख लेते हैं और कितना मिलता है उसको देखते हैं। तो जब ये 10 से इसको काट देंगे तो ये 100 आ जाएगा। 10 दाम 100 आएगा। 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 नीम 18। तो अब कुछ कटेगा नहीं, तो ऊपर 9, नीचे 11 पचे 55। इसी प्रकार से ये हमारा पहला समीकरण का मान निकल गया। दूसरा भी निकाल के देखते हैं। दूसरा है कि PF बटे में FR। PF का मान 0.36 और नीचे 2.2। तो अब इसमें जब ऊपर वाला पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे नीचे। जब नीचे वाला पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे 1 डिजिट पे था। नीचे वाला पॉइंट काटेंगे तो ऊपर संख्या लिखेंगे, ऊपर वाला काटेंगे तो नीचे लिखेंगे। तो जब मैंने ऊपर वाला पॉइंट हटाया तो 2 डिजिट पे था तो 100 लिखा। नीचे वाला पॉइंट हटाया, 1 डिजिट पे था पॉइंट, तो ऊपर 10 लिखा। 1 डिजिट पे रहता है तो 10 लिखते हैं, क्योंकि आप यहाँ से गिनेंगे 1 डिजिट पे। यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 डिजिट पे है। तो ये मिलेगा हमारा 10 से काट 10 दाम 100 हो जाएगा। तो ये आएगा 36 बटे में 22 गुणा में 10। तो 2 से काटते हैं तो 18 तो 36, इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 2 से काटेंगे 11, तो 9 बटे में 11 पचे 55। और ये समीकरण 2 बराबर आ गया है। तो आप लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 व 2 से जो हमारा PE बटे में EQ है वो बराबर है PF बटे में FR के बराबर है। अतः आप कह सकते हैं कि जो EF है वो समांतर है QR के। ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। तो इस प्रकार से हमारा ये पॉइंट भी, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है और क्या करना है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि आकृति जो बनी हुई है, इसकी जो आकृति है वो ये वाली आकृति बनी हुई है।
ये आकृति बनी हुई है। तो यदि LM समांतर है CB के और LN समांतर है CD के हो तो सिद्ध कीजिए कि ये AM बटे में AB बराबर AN बटे में AD है। ये हमें करना है, तो सिद्ध करना है यहाँ पर हमें। तो इसका चित्र मैं बना लेता हूँ ताकि मैं चित्र से आपको समझाऊंगा तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। ये इस प्रकार से त्रिभुज बनाया है उसने। ये इस प्रकार से लिया गया है। ये हो गया हमारा ABCD, ABCD ये हो गया। और ये हमारा है, इस प्रकार से चित्र बना हुआ है इसका। और जो ये है ML ये हो गया। और फिर ये हो गया हमारा NL, ये भी इस प्रकार से बना हुआ है। ये हमारा चित्र है। तो इसमें देखते हैं, इसको दिया है हमें, क्या दिया है? दिया है कि जो LM है यानी कि ये समांतर है किसके? BC के। और जो LN है ये वाला LN वो भी समांतर है किसके? इसके, यानी कि CD के। ऐसा है। तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो हमारा AM है बटे में AB बराबर है AN बटे में AD के। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन है, ये दिया है और ये सिद्ध करना है कि AM बटे में AB बराबर है AN बटे में AD के। ऐसा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, इसको करते हैं। तो जब आप इसको सिद्ध करेंगे तो हमें ऐसे करना पड़ेगा। जब आप इसको हल करेंगे तो आप लिखेंगे त्रिभुज, आप पहले ये वाला त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ABC में ये जो हमारा LM है वो समांतर किसके? BC के। ऐसा है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। तो जब अगर ऐसा है तो इसलिए जो थेल्स प्रमेय है वो क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि जो AM है AM बटे में MB बराबर हो जाएगा AL बटे में LC के। यही है हमारा थेल्स प्रमेय। यहाँ लिख देते हैं कि मैंने ऐसा जो लिखा है वो थेल्स प्रमेय के कारण लिखा है। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने पहले त्रिभुज में ABC में थेल्स प्रमेय का प्रयोग किया है, क्योंकि यहाँ पर LM जो है वो समांतर है BC के। इसी प्रकार से ये हमारा बन गया है। अगर आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा मान लीजिए हमें ये बनाना है, इसको आप कैसे भी करके बनाइए, लेकिन बनाइए, ये बनना चाहिए, कैसे भी करके बनाइए। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस AM की। AM अगर ऊपर रहेगा तो क्वेश्चन ये नहीं सिद्ध होगा। इसको आप थोड़ा सा इन्वर्स कर दीजिए, मतलब आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए या उल्टा कर दीजिए। इस प्रकार से कहने का मतलब है। तो MB ऊपर चला जाएगा और AM नीचे आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी जब आप कर देंगे तो LC ऊपर चला जाएगा और AL नीचे आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। ऐसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर तो है ही। इसको आपने उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको जो है ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब हम, ये पहला समीकरण है। अब आप दूसरा लीजिए, दूसरा त्रिभुज, और
त्रिभुज दूसरा क्या है, एडीसी। एडीसी में जब आप दूसरा त्रिभुज लेंगे तो इसके अंदर आपका बनेगा, क्या बनेगा, हमें दिया है कि एल एन समांतर है किसके, डीसी के। ये जो एल एन है वो सी डी या डीसी एक ही बात है। ये हमें दिया हुआ है कि ये समांतर है। आपका सी डी लिखा है लेकिन डीसी एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी आप थेल्स प्रमेय लगाइए कि जो ए एन है बटे में एन डी बराबर होगा ए एल बटे में एल सी के। और ये जो मैंने लिखा है वो थेल्स प्रमेय की वजह से लिखा है। ऐसा जो है थेल्स प्रमेय कहता है कि जो मैंने लिखा है कि अगर ये जो है इसके समांतर है तो ये बटे में ये बराबर होगा ये बटे में ये के। अब यहाँ पर भी आपको इसको उल्टा करना है, जैसे हमने समीकरण 1 में किया था। तो जब आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एन डी ऊपर चला जाएगा, ए एन नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी एल सी ऊपर चला जाएगा और ए एल नीचे आ जाएगा। सॉरी, ये ए एल है और ये समीकरण 2 है। तो अब आप यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 व 2 से आप इस ये बराबर, ये जो है किसके बराबर है, ये बराबर है एल सी बटे में ए एल के। और ये वाला किसके बराबर है, ये भी एल सी बटे में एल के बराबर है। तो आप देखेंगे कि ये जो एल सी बटे में ए एल है वो भी एल सी बटे में ए एल के बराबर है। तो अगर ये बराबर इसके है तो ये जो होगा ये भी बराबर होगा इसके। तो आप समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यही कि एम बी बटे में ए बी बराबर है, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ दिख गया है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जब मैंने यहाँ उसको उल्टा कर दिया था तो एम बी ऊपर चला गया, ए एम नीचे आएगा। सॉरी, यहाँ पर ए एम आएगा, ये आपका ए एम है। तो यहाँ पर भी एम बी बटे में ए एम बचेगा और बराबर एन डी बटे में ए एन, ये रहेगा हमारा इस प्रकार से। अब हम जो लाना चाहते हैं, ये जो हमें बनाना अभी ये बना नहीं है, अभी ये बिल्कुल भी नहीं बना है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे। आप इसके अंदर 1 जोड़िए, इसके अंदर भी 1 जोड़िए और लिख भी दीजिए कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, यहाँ स्पेस नहीं है मैं नीचे लिख देता हूँ कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर। तो आप इसके नीचे 1 लगा लीजिए और दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे क्या है, ए एम एलसीएम आ जाएगा, इसमें ए एन एलसीएम आएगा। अब आप ए एम की गुणा ए एम की गुणा 1 में कर दीजिए तो ए एम रहेगा। 1 की गुणा एम बी में कीजिए तो ये एम बी रहेगा। इसी प्रकार से ए एन और 1 के एलसीएम लेंगे तो ए एन आएगा। एन डी की गुणा 1 में करेंगे तो ये एन डी रहेगा। मतलब मैं इस तरह से गुणा कर रहा हूँ, ए एन की गुणा 1 में कर देंगे तो ए एन आ जाएगा। अब आप देखिए, इनको जोड़िए और क्या बन रहा है देखिए। अगर हम ए एम और एम बी को जोड़ दें तो आप यहाँ जोड़ के देखिए, ए एम में इस एम बी को जोड़ेंगे जब तो क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा। तो आप लिख दीजिए कि हमारा जब ये दोनों जुड़ेगा सवाल में, आप यहाँ पर चित्र में जाके जोड़ के देखेंगे जब, तो ये ए बी मिलेगा और नीचे क्या है, ए एम है। ऐसे ही एन डी और ए एन को जोड़िए, तो जब आप ए एन और एन डी को जोड़ेंगे तो आपको ए डी मिलेगा बटे में ए एन। तो क्या अब हमारा मिल गया है, आप देखिए। हाँ, मिल तो गया है, बस हमें उल्टा और करना है। या आपको सिद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करना पड़ सकता है क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए। इसका आप बारीकी से ध्यान दीजिए और समझिए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी ये सिद्ध हो पाएगा। तो ये हमारा बन चुका है, बस हमें इसको उल्टा करने की ज़रूरत है। तो जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ए एम ऊपर चला जाएगा,
ए बी नीचे आ जाएगा बराबर। इसको भी उल्टा कर दीजिए तो ए एन हमारा जो है ऊपर चला जाएगा और ए डी नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से अब हमें ये वही मिला है जो हमें सिद्ध करना था। अब आप यहाँ पर लिख दीजिए सिद्ध हो चुका है, या फिर इसको आप सिर्फ इतना करके छोड़ दीजिए। तो ये जो क्वेश्चन इस टाइप के मैंने यहाँ पर सिद्ध करे हैं, इसमें हमें ज़रूरत के हिसाब से काम करना है, जो सिद्ध करना है उस पर फोकस करना है, और उसके लिए हम क्या करें ये हमें क्वेश्चन में समझना है और करना भी है। जैसे कि थेल्स पर में तो लगा दिया, अगर हम इसको फिर हमें उल्टा करने की ज़रूरत पड़ी, नहीं करते तो सवाल होने में प्रॉब्लम आती। फिर हमने समीकरण 1 बनाया, इसको दूसरे को भी ऐसे ही किया, इसमें भी उल्टा किया था। और फिर देखिए जब एलसीएम लिया, एक को हमने दोनों तरफ जोड़ा, ऐसा एक भी हमें जोड़ना पड़ता, अगर हम एक जोड़ेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो एक जब दोनों तरफ जोड़ दिया तब हमारा ये बन गया, और इसके बाद फिर जो हमें चाहिए था वो बन चुका था कि ए बी बटे में ए एम बराबर ए डी बटे में एन। बस हमें इसको उल्टा करने की ज़रूरत थी, तो जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो ये जो सिद्ध करना था वो हमारा बन चुका है। सवाल इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है और चीज़ों को समझते जाना है, तभी आप बात को समझेंगे और सीखेंगे। और इस चैप्टर को बच्चे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझते हैं, बाकी मैं कोशिश करूँगा इसको मैं आसान तरीके से मैं पूरे चैप्टर को अपलोड करूँगा 6.5 तक अच्छे ढंग से। आप इसको कई बार प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, बार बार इसको करके देखिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को सीखा जा सकता है, तभी ये समझ में आएगा।